कूटनीति वो कला है जहां सबसे गहरी चालें हमेशा मेज के नीचे चली जाती हैं और युद्ध वो मंच है जहां असरदार हमलों की आहट कभी पहले सुनाई नहीं देती। डोनाल्ड ट्रंप इसे समझते हैं और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बीते 72 घंटे से ट्रंप जो दुनिया को दिखा रहे हैं, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। दावा है कि डील की रट लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हकीकत में महाविनाश के फाइनल राउंड की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की तैयारी ईरान पर डबल स्ट्राइक की है, जिसमें आसमान से बम गिराए जाएंगे और जमीन पर मौजूद सेना ईरान में तबाही मचाएगी। लेकिन यह सेना अमेरिका की नहीं होगी। आखिर क्या है ट्रंप का प्लान और क्या इस बार वो मुस्तफा को घुटनों पर ला पाएंगे? आइए इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। लेकिन ये कोशिशें डोनाल्ड ट्रंप का नया छल मानी जा रही हैं। एक ऐसा षड्यंत्र जिसके केंद्र में ईरान पर आखिरी प्रहार की तैयारी है। ऐसा प्रहार जो मुस्तफा को सरेंडर के लिए मजबूर कर देगा। CNN की रिपोर्ट में दावा है सेंटकॉम ने सैन्य विशेषज्ञों को ईमेल भेजा है जिसमें ईरान को झुकाने के लिए सुझाव और रणनीति मांगी गई है। ईमेल में कहा गया है कि ऐसे तरीके भेजे जाएं जो नए और लीक से हटकर हों। वहीं दूसरी रिपोर्ट रूसी अखबार इज़वेस्तिया की है। इसमें कहा गया है कि ट्रंप जानबूझकर अनिश्चितता का माहौल पैदा कर रहे हैं ताकि तेहरान को भ्रमित किया जा सके और किसी भी अप्रत्याशित हमले के लिए जमीन तैयार की जा सके। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर डबल अटैक कर सकता है, जिसमें आसमान से हमले और जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन दोनों एक साथ चलाए जाएंगे। इस ऑपरेशन में अमेरिका कुर्द लड़ाकों की मदद लेगा जो ईरान में जमीनी जंग लड़ेंगे और अमेरिका आसमान से बमबारी कर इनके आगे बढ़ने के लिए रास्ता सुरक्षित बनाएगा। इराक का इरबिल, सुलेमानिया और दुहोक वो इलाके हैं जहां कुर्द लड़ाकों की जबरदस्त पकड़ है। इन क्षेत्रों में करीब 1.5 लाख से 2 लाख कुर्द लड़ाके मौजूद रहते हैं। सुलेमानिया और इरबिल ईरान सीमा से सटे हैं। अब माना जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर कुर्द लड़ाके यहां से ईरान की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन घुसपैठ से पहले अमेरिकी सेना की तैयारी यहां भीषण बमबारी की है ताकि बॉर्डर से सटी ईरानी चौकियों को आसमान से तबाह किया जा सके। साथ ही यहां तक ईरानी सेना का कनेक्शन कट जाए, जिसके बाद कुर्द लड़ाके ईरान की सीमा में दाखिल होंगे। अमेरिकी बमबारी की वजह से ईरानी सेना यहां बेहद कमजोर होगी, जिसका फायदा उठाकर कुर्द लड़ाके सैन्य ठिकानों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ईरान के दावों की माने तो उसकी सेना बीते 2 महीने में 14 बार कुर्द ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन चला चुकी है। इन ऑपरेशंस को ईरान की 23वीं एयरबोर्न ब्रिगेड ने अंजाम दिया। ऑपरेशन में हथियार, ठिकाने और कैंप्स को निशाना बनाया गया है। कुर्द लड़ाकों के कई कमांडर भी इन हमलों में मारे गए। दावा है कि 1000 से ज्यादा लड़ाके भी ढेर हो गए। ईरान ने जिस 23वीं एयरबोर्न ब्रिगेड को इन ग्राउंड ऑपरेशंस का जिम्मा सौंपा है वो तकावर ब्रिगेड के नाम से मशहूर है। इस ब्रिगेड को सालों पहले जासूसी और निगरानी के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में हवाई अभियानों के लिए विस्तार दिया गया। और वॉशिंगटन से लेकर ईरानी सत्ता तंत्र के अंदर तक एक रहस्यमय माहौल बना हुआ है। यह समझ नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ट्रंप का दावा है कि ईरान की अपील पर वार्ता शुरू हो चुकी है और ईरान कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है और ना उसने कोई अपील की है। तेहरान से खबरें आ रही हैं कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर पूरी शासन व्यवस्था को बदलने का मन बना चुके हैं। ईरानी शासन में उदारवादी धड़े से मुस्तफा नाराज हैं और यही वो धड़ा है जो समझौते के पक्ष में। तो क्या मुस्तफा बातचीत के पक्ष में नहीं है? क्या इस बार भी वार्ता अटकेगी और जंग फिर भड़केगी? ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि मध्यस्थों के जरिए ईरान को संदेश भेजा गया है। तुर्की की समाचार एजेंसी की रिपोर्ट है कि बातचीत की जगह अभी तक तय नहीं हुई है। अरब मीडिया की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालीबाफ को इस्लामाबाद आने का न्योता देने वाला है। ईरान का उदारवादी गुट अमेरिका के साथ समझौते के पक्ष में है, जबकि घोर राष्ट्रवादी धड़ा चाहता है कि मौके का फायदा उठाकर हित साधने का सौदा किया जाए। ईरान की सरकार यानी पेजेश्कियान की सरकार बातचीत के पक्ष में है, जबकि सुप्रीम लीडर चाहते हैं कि अभी अमेरिका पर और दबाव बनाया जाए। और ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि मुस्तफा खामनेई और मसूद पेजेश्कियान की मुलाकात एक कार की पिछली सीट पर हुई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मुलाकात किसी सीक्रेट लोकेशन पर कराई गई। हालांकि पेजेश्कियान को मुस्तफा का चेहरा देखने की इजाजत नहीं दी गई। कार के अंदर दोनों के बीच में पर्दा लगा दिया गया, यानी पेजेश्कियान ने सिर्फ मुस्तफा की आवाज सुनी। कार के अंदर करीब 2 घंटे तक दोनों के बीच चर्चा हुई, जिसका जिक्र एक भाषण में पेजेश्कियान भी कर चुके हैं। ईरान इंटरनेशनल के सूत्रों के मुताबिक बातचीत का सार यह निकला कि पेजेश्कियान की नीतियों से मुस्तफा नाराज है। ISW की रिपोर्ट है कि मुस्तफा ने कहा है पेजेश्कियान बार बार इस्तीफे की धमकी देना बंद करें। इस बार अगर इस्तीफा दिया तो उसे मंजूर कर लिया जाएगा।
पेजेश्कियान का उदारवादी धड़ा शर्तों को नरम करके अमेरिका के साथ समझौते के पक्ष में है, जबकि मुश्तबा चाहते हैं कि हॉर्मुज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बड़ा प्रयास किया जाए, क्योंकि इस बार हॉर्मुज पर कब्जा नहीं किया गया तो कभी नहीं होगा। एसएनएससी का दावा है कि मुश्तबा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सहित प्रमुख शासन संस्थानों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के वरिष्ठ मुफ्ती मोहम्मद बाकिर खराजी ने दावा किया कि मुश्तबा IRGC में अहमद वाहिदी की ओर से नियुक्त किए गए चेहरों को हटाना चाहते हैं। दरअसल मुस्तफा खामनेई सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के वर्तमान प्रमुख मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र को बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी के विश्वास पात्र हैं। उनकी जगह अपने विश्वास पात्र मेजर जनरल मोहसिन रिजाई को नियुक्त करना चाहते हैं, जो पहले IRGC के प्रमुख हुआ करते थे। SNSC ईरान की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो रक्षा और सुरक्षा नीतियां तय करती है, विदेश नीति से जुड़े मामले पर फैसले लेती है, खुफिया तंत्र पर इसका नियंत्रण रहता है, संसाधनों के प्रयोग पर निर्णय लेना भी इसी का काम है, परमाणु कार्यक्रम पर फैसला भी इसी संस्था में लिया जाता है। ट्रंप ने यह कहकर हमलों को रुकवाया था कि ईरान वार्ता के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अब तक दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। ट्रंप यह भी दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुलने वाला है, लेकिन ईरान ने फिर साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में पहले जैसी स्थिति नहीं आने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के साथ ईरान की बातचीत चल रही है। वार्ता में हॉर्मुज में लगने वाले सर्विस टैक्स का भी जिक्र है। दोनों देश फैसला करेंगे कि सर्विस टैक्स से होने वाली कमाई कैसे बांटी जाएगी। इस पूरे मामले में अमेरिका की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज में सिर्फ अमेरिका ही टैक्स वसूल सकता है। ईरान ने फिर जहाज पर हमला किया है। जहाज ईरान के रूट पर नहीं चल रहा था, ओमान की तरफ से जाने की कोशिश में था। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रिजाई ने कहा है कि हम हॉर्मुज में ईरान के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते को बिल्कुल भी नहीं खोलने देंगे। अगर अमेरिका हॉर्मुज में किसी गैर कानूनी रास्ते पर अपना युद्धपोत भी लाता है तो हम उसे निशाना बनाएंगे। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज को अमेरिका की शर्तों पर नहीं खोला जाएगा। अमेरिका को समुद्र से नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना होगा। नाकाबंदी खत्म नहीं हुई तो युद्धपोत के लिए खतरा बढ़ जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि मैं ईरान को फीस वसूली नहीं करने दूंगा। अगर कोई फीस वसूलेगा तो हम वसूलेंगे, हमारा पूरा कंट्रोल है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज पर ईरान ओमान के बीच वार्ता जारी है। दोनों देश हॉर्मुज की सर्विस फीस को बांट लेंगे। ओमान ईरान के बीच 50-50 पर समझौता हो सकता है। और ओमान ईरान में हॉर्मुज पर वार्ता चल रही है और माना जा रहा है कि जल्द डील भी हो जाएगी। दोनों देश दो विकल्प पर विचार कर रहे हैं। पहला यह कि ईरान की तरफ से टैंकर और जहाजों की फारस की खाड़ी में एंट्री होगी। ईरान जहाजों से सर्विस टैक्स वसूलेगा। फारस की खाड़ी से निकलने वाले जहाज ओमान की तरफ से जाएंगे, तब ओमान भी सर्विस टैक्स वसूल करेगा। ऐसे में हॉर्मुज से आने वाली सर्विस फीस दोनों देशों को मिलती रहेगी। एक और विकल्प है और वो ये कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। ईरान ही आने जाने दोनों रूट का सर्विस टैक्स लेगा। बाद में ओमान के साथ बंटवारा होगा। दोनों देशों में सर्विस टैक्स से आया फंड 50-50 बट जाएगा। हॉर्मुज के मामले पर अमेरिका बेहद दबाव में है। ट्रंप नहीं चाहते कि हॉर्मुज बंद होने की नौबत आए। ईरान हॉर्मुज में तनाव बढ़ाकर दबाव भी बढ़ा रहा है। और ईरान में मिसाइल फ्यूल की किल्लत जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास सिर्फ 160 मिसाइलों में ईंधन है, जबकि करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें ईंधन की कमी के चलते बेकार हो गई। ईंधन के बिना ईरान की मिसाइलें नहीं चल सकती। दूसरी तरफ अमेरिका में भी मिसाइलों की किल्लत है। यूएस में इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं है। अमेरिका में कमी दूर करने के लिए मिसाइल प्रोडक्शन तेज किया गया है। कई कंपनियों से सेना का करार हुआ है। अमेरिका में तेजी से मिसाइलें बनाई जा रही हैं। अमेरिका हर साल अभी पैट्रियट की 600 मिसाइलें बनाता है। अब इस प्रोडक्शन को 2000 मिसाइलें करने का प्लान है। अमेरिका एक साल में थार्ड की 96 मिसाइलें बनाता था, लेकिन अब अमेरिका थार्ड की 400 मिसाइलों का प्रोडक्शन करेगा। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में कई बार ऐसा वक्त आया जब लगा कि यूक्रेन के पास घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लेकिन कभी यूरोपीय हथियारों की मदद से तो कहीं घरेलू हथियारों से कीव ने बार बार चौंकाया। इस बार भी चौंकाया है, लेकिन हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति से। ज़ेलेंस्की ने नई रणनीति के तहत जो स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया है वो रूस की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि वॉर मशीन के लिए होने वाली फंडिंग पर प्रहार है। लेकिन इससे यूक्रेन को हासिल क्या होगा और क्या पुतिन इन हमलों से यूक्रेन के सामने झुक जाएंगे? आइए इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं।
नया स्पेशल ऑपरेशन रूसी उद्योगों का दहन, जिसमें कहा गया है कि इस बार सर्दी से पहले रूस को हर हाल में घुटने टेकने पड़ेंगे। रूस की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी वाइल्डबेरीज को निशाना बनाया गया। रूसी सेना को ड्रोन और बॉडी आर्मर सप्लाई करने वाली कंपनी पर हमला हो गया। मॉस्को और लेनिनग्राद में 1 लाख वर्ग मीटर के लॉजिस्टिक सेंटर को जला दिया। ऐसा हमला जिसमें रूसी बाजार को 2.7 से 3.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 29,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। क्योंकि वाइल्डबेरीज कंपनी रूस में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कंपनी है, इस पर हमला क्रेमलिन के लिए वॉर मशीन की फंडिंग पर चोट है, जिसमें यूक्रेन की खुफिया एजेंसी HUR की स्पेशल ग्रुप 13 यूनिट ने समुद्री युद्ध के नियम ही बदल दिए। यूनिट ने पहली बार ऐसे नए मागुरा नेवल ड्रोन का इस्तेमाल किया है जो अपने ऊपर FPV ड्रोन लेकर चलता है। इन्हीं नए नेवल ड्रोन से यूक्रेन ने क्रीमिया में नए सिरे से तबाही मचाई, रूस के पॉडलेट रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया, पारोल फोर्ट आइडेंटिफिकेशन इंटरोगेटर को भी तबाह कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इस खौफनाक हमले के बाद क्रीमियन ब्रिज को रात 1 बजे बंद करना पड़ा और अब HUR का दावा है कि मागुरा ड्रोन्स ने अब तक 17 रूसी नौसैनिक टारगेट ध्वस्त किए हैं, जिनमें 9 जहाज, 3 हेलीकॉप्टर और 2 फाइटर जेट शामिल हैं। डिप्रोपेट्रोवस्क, ज़ेपोरिजिया, खार्किव में लॉजिस्टिक्स को ठप करने के लिए हमले हो रहे हैं। गैस स्टेशनों पर रूस चुन चुन कर बमबारी कर रहा है। वालिदी जालुजनी के मुताबिक, मैं हर साल ऐसी मनगढ़ंत बातें सुनता था कि हम अब नेटो में शामिल होने वाले हैं, लेकिन अफसोस कि हम कभी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो काला सागर यूक्रेन जंग का एपिसेंटर बन चुका है। समंदर के इस इलाके में यूक्रेन और रूस भीषण बारूद बरसा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन ने रूसी बंदरगाहों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। बंदरगाहों पर पहुंचने या वहां से निकलने वाले रूसी जहाजों को टारगेट कर किया जा रहा है, जिससे पुतिन आग बबूला है। उन्होंने ओडेसा बंदरगाह पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। दावा है कि रूस ने माइकोलेव बंदरगाह पर सबसे भीषण हमला किया। इस हमले में बंदरगाह पर मौजूद 4 कार्गो शिप तबाह हो गए। इसके साथ ही ओडेसा बंदरगाह पर भी बमबारी की। बंदरगाह पर मौजूद एक तेल टैंकर में आग लग गई। वहीं बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। गाजा के लिए ट्रंप का शांति प्रस्ताव और फिलिस्तीनियों के पुनर्वास की कल्पना एक ऐसा सपना साबित होने वाला है जो कभी पूरा नहीं होगा। और यह हमास की वजह से नहीं होगा, बल्कि ट्रंप के ख्वाब को तोड़ने के जिम्मेदार होंगे नेतन्याहू, जिन्होंने गाजा प्लान पर ट्रंप के साथ मतभेद न सिर्फ स्वीकार किए हैं, बल्कि यह भी बता दिया है कि गाजा से ना तो इजरायली सेना पीछे हटेगी, ना हमले रोकेगी। लेकिन क्यों? जवाब अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। यूएस इजराइल में दरार, ट्रंप नेतन्याहू में तकरार। ऐलान यह है कि जब तक गाजा से हमास का आखिरी हथियार छीन नहीं लेते, इजरायली सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। गाजा पर बमबारी भी रुकने वाली नहीं है। उनके मुताबिक हमास के साथ हुए समझौते पर राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे बीच मतभेद हैं। इन मतभेदों को मैं कभी नहीं छिपाता। पहले हमास के हथियार जब्त होने चाहिए, गाजा को पूरी तरह सैन्य विहीन होना चाहिए। दरअसल इजरायली इंटेलिजेंस का दावा है कि सीज फायर के बाद से हमास ने दोबारा हथियार जमा करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, हमास नए लड़ाकों की भर्ती भी कर रहा है। इसलिए सीज फायर डील के बाद भी 1250 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। हिंसा कम हुई, लेकिन इजरायल ने गाजा पर कब्जा बंद नहीं किया। इजरायल पर हमले में शामिल हमास के 2 बड़े कमांडरों को भी मार गिराया।